Hi, this is Bhavna and you're watching Good Returns फ्यूचर फोकस बजट 2025 का नया एपिसोड देख रहे हैं आप। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि बजट 2025 देश की इकोनॉमी को किस तरीके से रफ्तार दे सकता है, जीडीपी की ग्रोथ को किस तरीके से बेहतर बना सकता है और इसके अलावा गवर्नमेंट के सामने आखिरकार क्या क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से जीडीपी और जो हमारी इकोनॉमी है भारत की उसमें स्लो डाउन देखा जा रहा है। तो इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जयजीत भट्टाचार्य जी, जो कि फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च एंड फाउंडर एंड सीईओ हैं ज़ीरोन माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका गुड रिटर्न्स पर। शुक्रिया सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, बिकॉज आप इकोनॉमिस्ट हैं, तो इकोनॉमी के अगर एंगल से हम लोग देखें तो फिलहाल भारत के सामने आप क्या कुछ चैलेंजेस देख रहे हैं? भावना जी, अगर आप इकोनॉमिक चैलेंज देखेंगे, आप देख सकते हैं जैसे सभी को मालूम है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया है Q3 में, जो Q3 साल का होता है फाइनेंशियल टर्म्स में, वहाँ पे स्लो डाउन आ चुका है। भारत जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाली देश है, तो उसमें किस कारण सडनली अचानक हमारा स्लो डाउन हो गया है, तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड था देश के लिए। लेकिन जब आप डिटेल्स देखेंगे, इसमें दो अहम कारण है जिसके लिए देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो चुका है। एक था कि जो सरकारी जो स्पेंड है वो कम हो गया था। वो किस कारण कम हुआ था? क्योंकि सरकार बिजी था इलेक्शंस के लिए, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आ गया था, तो आप नए प्रोजेक्ट्स आप अनाउंस नहीं कर सकते थे, आप पैसे खर्च नहीं कर सकते थे। जो रास्ते बन रहे थे, फ्लाईओवर्स बन रहे थे, पोर्ट्स बन रहे थे, एयरपोर्ट्स बन रहे थे, उस सब में धीमा पड़ गया। वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट था वो धीमा पड़ गया। अब अगर अरबों रुपए जो इकोनॉमी में जा रहा था सरकार की तरफ से, अगर वो बंद हो जाता है किसी भी कारणवश, तो ये जायज़ है कि इकोनॉमी में भी स्लो डाउन आएगा। क्योंकि जिस कंपनी के पास ये पैसे जा रहे थे, वो एम्प्लॉयज को पैसे दे रहे थे, वो चीजें खरीद रहे थे, सीमेंट खरीद रहे थे, लोहा खरीद रहे थे, इससे बाकी लोगों को भी इनकम मिल रहा था। अब इस कारणवश दूसरा चीज हुआ कि कंज्यूमर डिमांड पे धीमा पड़ गया। तो आप जो देखेंगे, जो कंज्यूमर डिमांड्स हैं, जो कंज्यूमर गुड डिमांड्स हैं, और इवन अगर आप देखेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग डिमांड जो है, उस सब में गिरावट आ गई। अब ये जो दोनों एक साथ हुआ और एक दूसरे पे ऊपर निर्भर था, इसके कारण हमारा जो इकोनॉमी है उसमें स्लो डाउन आ गया। अब इसमें से जो एक चीज़ जो अच्छा निकला है, क्योंकि हर चीज़ में कुछ बुरा होता है, कुछ अच्छा होता है। हमारा इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया, वो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें ये बात निकल के आई कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो वापस उसी ग्लाइड पाथ पे आ गए जिसमें हमें उसकी ज़रूरत थी। फिस्कल डेफिसिट होता है कि कितना पैसा सरकार बोरो कर रहा है और कितना अपने जेब से दे रहे हैं, ताकि मतलब जो टैक्सेशन और जो सरकार का इनकम होता है उससे दे रहे हैं। जो फिस्कल डेफिसिट है अभी वापस वो 4.9% में आ गया है, जो कोविड से पहले हम उसी डायरेक्शन में जा रहे थे, अभी वो वापस उसी डायरेक्शन में आ गए हैं, क्योंकि सरकार पैसे खर्च नहीं कर पाए। अब ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट का यही मान्यता है कि अभी जो बजट निकलेगा, जो 1 फरवरी को डिक्लेयर किया जाएगा, उसमें जो है वित्त मंत्री उस जो फिस्कल डेफिसिट का ग्लाइड पाथ है उसमें 4.5% का टारगेट करेंगे, जिसका मतलब यही है कि सरकार कम बोरो करेगी, कम कर्ज लेगी और कम कर्ज लेके कम खर्चा करेगी। ये शायद ठीक ना हो, क्योंकि जो पिछले साल का खर्चा था वो भी रुक गया है, और अगर सरकार कम खर्च करता है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ एक नाजुक सिचुएशन में है, तो फिर शायद ये इकोनॉमी के लिए अच्छा ना हो। तो जो फिस्कल डेफिसिट है और सरकार कितना खर्च करेगी और इकोनॉमी कितना ग्रो करेगी, इसमें हमेशा एक बैलेंस होता है। अगर हम ज़्यादा खर्च करते हैं, हम एज इन जो सरकार है ज़्यादा खर्च करता है, और वो खर्च तो तभी कर सकता है जब वो कर्ज लेगा, तो फिर कर्ज जो हमारे ऊपर जो बर्डन आता है वो बढ़ता जाता है। तो हमारे ऊपर तो आएगा नहीं, हमारे बाद जो आएंगे उनके ऊपर आएगा, या 4 साल 5 साल बाद हमारे ऊपर इसका प्रभाव होगा। जैसे आप देखेंगे श्रीलंका में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, क्योंकि ये बहुत आसान काम है कि आप कर्ज ले लो और खर्च करो और सब खुश रहें और सबको फ्री में सब कुछ दे दो, तो वो तो संभव है ही नहीं। इसमें एक बैलेंस होना चाहिए। ये भी अच्छा नहीं है कि कुछ ना खर्च करें, क्योंकि अगर कुछ नहीं खर्च करते हैं
तो हमने जो देखा है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है। तो आप देखेंगे कि कोविड के ऑनवर्ड्स, कोविड से पहले भी, बट मैं कोविड का टाइम ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बाकी जो जितने इकोनॉमीज है, जर्मनी ले लीजिए, जापान ले लीजिए, इवन हम्म। यूएस ले लीजिए, उनका गलत स्टेप्स के कारणवश उनके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश की बात तो हम कर ही चुके हैं। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनको इम्पैक्ट हुआ था क्योंकि उनके सरकार गलत स्टेप्स ले ली थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज लेके बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया था। हमारा सरकार ये हमारे लिए अच्छी बात है कि उस तरीके से खर्चा नहीं किया। जहाँ पे जिसको ज़रूरत था उसी को टारगेटेड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अनुसार उनको पैसा दिया गया। तो अगर इसी मेथोडोलॉजी पे जो बजट है आगे बढ़ता है कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जिनको ज़रूरत है उन्हीं को पैसा दिया जाए, तो जो बजट अभी निकलेगा मेरे ख्याल से ऐसा होगा जिसमें कि एक तो जो मिडिल क्लास है और जो टैक्स पेइंग बेस है उनको रिलीफ दिया जाएगा ताकि वो ज़्यादा खर्च कर पाए और ताकि इकोनॉमी वापस अपने ग्रोथ पाथ पे आ जाए। दूसरा ये भी होगा कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड हो रहा था वो कंटिन्यू होगा। जहाँ तक मिलिट्री स्पेंड की बात है, क्योंकि मिलिट्री स्पेंड से कुछ आमदनी नहीं होती है, मिलिट्री स्पेंड एक कंपलसरी स्पेंड होता है ताकि हम सब सुरक्षित रहे। वो तकरीबन 2% ऑफ द इकोनॉमी पे अभी वो स्टेबलाइज हो गया है, तो वो चलता रहेगा क्योंकि इकोनॉमी करीब करीब 6.5% बढ़ चुकी है और अगले साल 6.5-7% और बढ़ेगी। तो जो मिलिट्री जो बजट है वो उतना ही बढ़ेगा, 7-7.5% बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल वो 2% ऑफ जीडीपी ही रहेगा। सर, आपने एक बात कही कि फिस्कल डेफिसिट और ग्रोथ को एक साथ बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको क्या लगता है कि इस बजट में इन दोनों को बैलेंस करते हुए ताकि हमारा फिस्कल डेफिसिट भी एक मेंटेन रहे और इसके साथ ही हमारी जो ग्रोथ है वो भी इम्प्रूव होती रहे, उसमें भी रफ्तार होती रहे, इसके लिए आपके सजेशंस रहेंगे कि गवर्नमेंट को क्या मेजर्स लेने चाहिए इन दिस बजट 2025? ग्रोथ के लिए जैसे मैंने कहा कि जो कंज्यूमर का डिस्पोजेबल इनकम होना चाहिए वो बढ़ना चाहिए। वो कैसे बढ़ेगी? आसान तरीका ये है कि जो इनकम कर रहा है उससे जो कर है वो कम कर दिया जाए ताकि उसके जेब में ज़्यादा पैसा रहे। जब उसके जेब में ज़्यादा पैसा रहेगा तो वो खर्च ज़्यादा करेगा। तो वो एक चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टैक्स रेट्स है वो कम कर दिया जाए। दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो वापस उसी स्तर पे आ जाए जो पहले था, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप सुनेंगे मैं दोहरा बात कह रहा हूँ कि एक तो गवर्नमेंट अपना इनकम कम कर ले, क्योंकि टैक्स रेट जब कम करेंगे तो इनकम कम हो जाएगा, तो ज़्यादा खर्च कैसे करेंगे। लेकिन जो पूरा इकोनॉमी है उसका ग्रोथ हो रहा है, तो उससे आप देखेंगे तो जो जीएसटी कलेक्शंस है और जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस है वो रिकॉर्ड लेवल्स पे हैं। तो वहां से जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं वो वापस इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। और 4.5% का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है उसमें 4.5% का बोरिंग हो सकता है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी बढ़ गई है। तो 4.5% एक बड़े इकोनॉमी का एक बड़ा रकम होता है, तो वो भी वापस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। तो दोनों होगी, ग्रोथ भी होगी और हमारा फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल पे रहेगा। बिल्कुल सर, टैक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। 140 करोड़ की हमारी आबादी है, इंडियन पॉपुलेशन है, और ऐसे में हमेशा से जो हमारे आंकड़े हैं वो यही कहते हैं कि तकरीबन 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टैक्स भरते हैं। तो ऐसे में उम्मीद तो यही की जा रही है कि जो टैक्स का बोझ है मिडिल मैन के ऊपर, सैलरीड क्लास के ऊपर, उसको कम कर दिया जाए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो हमारे 140 करोड़ में से 2 करोड़ लोग ऐसे जो टैक्स भरते हैं, इनकी संख्या को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इनके नंबर्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है? आप इसमें देखिए 140 करोड़ में करीब 20 करोड़ तो बच्चे हैं, तो वो तो कर्ज देंगे नहीं। बाकी जो हैं जो करीब 30 करोड़ 40 करोड़ 30-35 करोड़ हैं जो 60 साल के ऊपर है, तो उनको भी अलग कर दिया जाए। और जो 60% हमारा जो आबादी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अगर एक फैमिली में 5 लोग मान लेते हैं तो 60% हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा जो जहाँ से टैक्स नहीं आ रहा है वो तो एग्रीकल्चर है। और हम सब ने देखा हुआ है कि जैसे फार्मर प्रोटेस्ट होता है तो बड़े बड़े ट्रैक्टर, बड़े बड़े सामान, बड़े बड़े इक्विपमेंट लेके जो फार्मर्स आते हैं, तो जायज़ है कि उनका इनकम भी ज़्यादा है। अगर किसी का इनकम कम होता है तो वो वैसे ही टैक्स स्लैब में वो इनकम टैक्स नहीं देते।
तो करीब 7.5-8 लाख तक जिसका इनकम होता है उसका 0 टैक्स रेट है। तो अगर हमें कुछ करना है कि ताकि टैक्स नेट बड़ा हो, आप बच्चों को तो टैक्स कर नहीं सकते, बूढ़ों को टैक्स कर नहीं सकते, जो ज़्यादा ये जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है, किसी वक्त हमें उसको देखना पड़ेगा, किसी वक्त हमें उसको टैक्स करना पड़ेगा। ये नहीं कि जो जिनकी आमदनी कम है उनको टैक्स किया जाए, लेकिन जो बड़े किसान हैं उनको ज़रूर टैक्स करना चाहिए, क्योंकि इसी विषय पे और इसी जो गैप है, बहुत लोगों का जो इनकम है वो एग्रीकल्चरल दिखा के वो निकल जाते हैं, वो उस पर टैक्स पे नहीं करते, जबकि उनका इनकम एग्रीकल्चरल नहीं होता है। तो अगर कोई डिफरेंशियल टैक्स रेट पे फार्मर्स को लाया जाए कि उनका टैक्स 20 लाख के ऊपर होगा या 30 लाख के ऊपर होगा या 50 लाख के ऊपर, तो तब आपका टैक्स रेट थोड़ा बढ़ेगा। अभी आप देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं वही और ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं हर साल, उनके ऊपर जो कर रहा है वो बढ़ता रहता है, तो वो तो सस्टेनेबल है नहीं। ऑल राइट सर, वेरी वेल सेड। आप जीडीपी का क्या अनुमान लगाकर चल रहे हैं इस बजट के बाद, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल ईयर इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर की बात करें तो जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है वो 5.4% रहा है, तो अब बजट के बाद आपको क्या लगता है ये किस दर से आगे बढ़ेगा? तो बजट जब तक होगा तो फरवरी हो जाएगी, तो Q4 तो मार्च में खत्म हो जाता है। जो सरकारी स्पेंड होता है वो Q4 में, जो मार्च का आखिरी महीना होता है उसमें बढ़ जाता है, इसलिए ग्रोथ भी बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से 6.6% तक हमारा इस साल का ग्रोथ हो जाएगा। अगले साल में हमारा थोड़ा दुविधा ये होगी कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें थोड़ा डामाडोल हो रहा है। जैसे आप सबको मालूम है, ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका है, उनका जो व्यूज है ट्रेड पे, ग्लोबल ट्रेड पे और टैरिफ्स पे, वो हमारे लिए अच्छा शायद ना हो, और अगर अच्छा ना हो तो वो हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं काफ़ी हद तक वो यूएस में भी एक्सपोर्ट होते हैं। अगर वो मार्केट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो हमारे ग्रोथ पे वो इम्पैक्ट होगा। और आप जैसे देख रहे हैं H1B वीज़ा पे भी इम्पैक्ट हो रहा है, जो हमारे इंडियन इमिग्रेंट्स हैं उस पर इम्पैक्ट होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज आते हैं दुनिया में, हमारा जो रेमिटेंस आता है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा जो रेमिटेंस हो रहा है, अगर हमारे इमिग्रेंट्स को वापस भेज दिया जाए फोर्सफुली, तो वो जो हमारे रेमिटेंस है उस पर भी इम्पैक्ट होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट होंगे, हमारा जो सर्विसेज है, क्योंकि H1B वीज़ा पे भी इम्पैक्ट हो रहा है तो उस पर भी इम्पैक्ट होगा। तो थोड़ा अगले साल में क्या होगा थोड़ा क्लियर नहीं है। अगर सारे जो जियोपॉलिटिक्स है जो पिछले साल तक वैसे ही चलता है तो इंडिया में डेफिनेटली 7% प्लस ग्रोथ होगा, लेकिन कुछ ये अनप्रेडिक्टेबलनेस आ गया है। अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है फिर भी उसमें जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्शन होगा, तो इसलिए कुछ चीज़ें पता नहीं है, लेकिन सेटरिस पैरिबस ये सब चीज़ें अगर सेम रहता है तो इंडिया 7% से ऊपर ग्रोथ है। बिल्कुल, तो ये डिपेंड करता है हमारा जो एक्सटर्नल हमारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। सर, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन का जो मेजर पार्ट आता है वो हमारा फूड इन्फ्लेशन का होता है। सो इस बजट के जरिए किस तरीके से फूड इन्फ्लेशन को, हमारे देश की इन्फ्लेशन को टैकल किया जा सकता है? जी देखिए, फूड इन्फ्लेशन बाकी चीज़ों से थोड़ा अलग है। अगर टैक्स बेनिफिट्स दिया जाए, आप ज़्यादा नहीं खाएंगे। अगर टैक्स बेनिफिट्स कम कर दिया जाए तो आप कम नहीं खाएंगे। आपको ज़्यादा पैसा देके उतना ही खाना है, क्योंकि खाना तो आपको है ही, इट्स ए इनइलास्टिक प्रोडक्ट। सो इन चीज़ों में सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स को देखना पड़ता है कि अगर दाम कम करवाना है तो आपको इंपोर्ट करके वो जो प्रोडक्ट्स हैं, ताकि चाहे वो दाल हो, चाहे वो गेहूं हो, अगर यहाँ पे दाम बढ़ रहा है तो उसको इंपोर्ट करके उस दाम को कम किया जा सकता है। बाकी कोई तरीका नहीं है, उसमें फिस्कल कोई स्टेप नहीं है। ऐसा नहीं है कि टैक्स बढ़ा के या घटा के उसमें कोई इम्पैक्ट हो सकता है। हम खाना तो कम खाएंगे नहीं, हम खाना ज़्यादा भी नहीं खाएंगे। तो अगर खाने का दाम कम करना है तो ज़्यादा खाना लाना होगा, ताकि जो लोकल मार्केट में जो प्राइसेस है वो कम हो जाए। सर, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या होना चाहिए? कंजम्पशन को बढ़ाना होना चाहिए या फैमिलीज की इनकम को रेज करना होना चाहिए? दोनों में बैलेंस करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, इनकम तो बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है, तो फोकस होना चाहिए कि क्वालिटी जॉब्स हो,
क्योंकि जॉब्स हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि जॉब्स नहीं हो रहे, कि 300-400 बिलियन डॉलर हर साल हमारे इकोनॉमी में जुड़ रहा है, और 300-400 बिलियन डॉलर पाकिस्तान इकोनॉमी से बड़ा है। वो पूरा एक पाकिस्तान इकोनॉमी हमारे देश में जुड़ रहा है, तो जायज़ है कि जॉब्स हो रहे हैं। आपको लेकिन लगता है जॉब क्रिएशन अप टू द मार्क है? गवर्नमेंट का जो टारगेट है जॉब तो क्रिएशन को लेकर अप टू द मार्क है? अप टू द मार्क क्या होता है उसको पूरा पहले डिफाइन करना चाहिए, कि सबको जॉब मिल रहा है नहीं, लेकिन क्या वो अच्छी जॉब है, वो क्वालिटी जॉब है, उसमें प्रश्न चिन्ह है कि ये क्या अंडर एम्प्लॉयमेंट है या ये ठीक जॉब्स हैं। जैसे आप गिग वर्कर्स की बात करते हैं, जो आपके घर पे पिज्जा डिलीवर करके जाते हैं या ई कॉमर्स से डिलीवरी करते हैं, क्या उनको जायज पैसे मिलता है, या कुछ और उनको ट्रेनिंग देके कुछ और अच्छा जॉब उनको मिलना चाहिए? इसमें सरकार 2-3 चीजें कर रहे हैं कि जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए एक सोशल नेट बना रहे हैं, ताकि जब भी उनको दिक्कत हो या उनको पेंशन चाहिए, जो उनको बूढ़े हो गए हैं, तो वो सारा जो प्रोविजन जो एक नॉर्मल जॉब में, फॉर्मल जॉब में होता है, वो गिग वर्कर्स को भी दिया जाए। तो ये थोड़ा सा जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट है वो होगा जॉब्स में, जो गिग जॉब्स हैं, बट हमें उससे भी ज़्यादा करना चाहिए। अब करना चाहिए एक बात है, और क्या कर सकते हैं वो दूसरी बात है। तो इट्स ए वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट, और सरकार को ये इसका सोल्यूशन निकालना होगा। बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किए जाने की जरूरत है इस बजट 2025 में? क्लियरली बैक टू इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस होना चाहिए, और दूसरा जो लोग टैक्स दे रहे हैं और आम जो जनता है उनके हाथ में ज्यादा पैसा आना चाहिए। अब ज्यादा पैसा तो इस तरीके से आ सकता है कि उनका इनकम बढ़ाया जाए, वो करना मुश्किल है शॉर्ट टर्म में, 1-2 महीने में वो हो नहीं सकता। तो जो हो सकता है वो यही है कि टैक्स रेट घटाया जाए। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि टैक्स रेट घटाया जाएगा, और जो दूसरा चीज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड ज़्यादा होगा। एक और चीज़ जो मैं लाना चाहता हूँ कि अभी हम इस स्थिति में है कि जो हमारा जो ट्रेड है और जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं बाहर के इंडस्ट्रीज से। और इसलिए नहीं इम्पैक्ट हो रहे हैं कि हमारा जो इंडस्ट्री है वो अनकॉम्पिटिटिव है, वो इसलिए इम्पैक्ट हो रहे हैं कि जो बाहर के जो इंडस्ट्रीज हैं, स्पेशली जो चाइना में बेस्ड है, वो बहुत ज़्यादा डंपिंग कर रहे हैं। ये शब्द लोगों ने सुना होगा, डंपिंग। इसका मतलब ये है कि जो सामान देश में बेचा जा रहा है, भारत में बेचा जा रहा है, वो उसके प्रोडक्शन कॉस्ट से नीचे में बेचा जा रहा है। तो किसी भी कारणवश हमारे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उससे कम्पीट नहीं कर सकते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं, अमोनियम नाइट्रेट नेचुरल गैस से बनता है। नेचुरल गैस $2 में बाहर में बेचा जाता है, लेकिन जब वो एक्सपोर्ट करते हैं उसका दाम बढ़ा के यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, वो $14 में इंडिया में बिकता है। अब आप अगर अमोनियम नाइट्रेट बना रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अहम की चीज़ है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट के बिना हमारा कोल माइनिंग नहीं होगा। कोल माइनिंग नहीं हुआ तो जो भी बिजली हम देख रहे हैं, 70% बिजली हमारा कोल से आता है, वो सारा बंद हो जाएगा। तो अगर अमोनियम नाइट्रेट बंद हो गया तो हमारा बिजली बंद हो जाएगा। लेकिन हमारा जो नेचुरल गैस है वो तो $14 पे आ रहा है, 7 गुना ज़्यादा आ रहा है। तो हमें जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इस बजट में जो टैरिफ्स है, जैसे ट्रम्प बोलता रहता है कि टैरिफ्स बढ़ाना चाहिए, इन चीज़ों में बढ़ाना चाहिए, जो इंटरमीडिएट्स है, जो रॉ मटेरियल है, ताकि इंडियन प्लेयर्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। जैसे अगर कोई $2 लेके नेचुरल गैस बना के अमोनियम नाइट्रेट इंडिया में बेच रहा है, उसको तो एडवांटेज है। लेकिन इंडिया में अगर हम $14 लेके नेचुरल गैस अमोनियम नाइट्रेट बना रहे हैं, तो फिर हम तो उसमें कम्पीट नहीं कर सकते हैं। इस कारणवश अमोनियम नाइट्रेट पे करीब हमारे हिसाब से 20% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाना चाहिए, ताकि हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो सेफ गार्डेड रहे। ये प्रोटेक्शनिज्म नहीं है, ये सेफ गार्डिंग है कि उनको डिफेंड करे। क्योंकि जैसे प्राइजेस गिरते हैं, इन कंपनियों को कौन पे कर रहा है? उनके सरकार पे कर रहे हैं। तो ये एक और तरीके का जंग है, जो जंग हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे किया जा रहा है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि इस बजट में इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। जो टैरिफ्स वगैरह है जिन पे बढ़ाना चाहिए, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, वो होना चाहिए। बिल्कुल सर, एक दूसरा अगर हम मार्केट के लिहाज से देखें तो मार्केट
की जो नज़रें हैं वो डिसइन्वेस्टमेंट पर रहेंगी। अगर हम 2020 से देखें तो ये तय टारगेट से, जितना टारगेट डिसाइड किया जाता था उससे ये कम रही है। इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार अब तक सिर्फ 9,000 करोड़ रुपीस जुटा पाई है और ये 50,000 करोड़ के टारगेट से काफ़ी कम भी है। इस बार आपको क्या लगता है, क्या कुछ टारगेट हो सकता है और सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट को बढ़ाने के लिए क्या कुछ इनिशिएटिव्स ले सकती है? क्या अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, पॉसिबल अनाउंसमेंट्स बजट में? आप देखेंगे जितने भी कंपनीज को डिसइन्वेस्टमेंट के रूट में लिया जा रहा है, वो सारा ट्रांसपेरेंटली सरकार के वेबसाइट पे है। अगर आप उस सबको जोड़ते हैं तो करीब 60-70 हजार करोड़ का सरकार को मिलेगा। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि वो सारा जो लिस्टेड है वो सारे डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू जाएगा नहीं, क्योंकि कुछ रुक जाते हैं, कुछ में कोई कुछ इश्यूज आते हैं। तो एक तो जो कंपनीज, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, सीपीएसईज हैं, उनको डिसइन्वेस्टमेंट करना तो मेरे ख्याल से थोड़ा इशू रहेगा। दूसरा है जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डिसइन्वेस्टमेंट करना, और उस पे हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट के जो मंत्री हैं उन्होंने बहुत क्लियरली बताया, गडकरी जी ने बहुत क्लियरली बताया कि उनका मॉडल ही यही है कि वो सरकार के पैसे से रास्ते बनाएंगे और फिर उनको बेच के ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे सरकार के लिए। तो अगर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट्स बिक जाए जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे एक रोड प्रोजेक्ट 2 बिलियन $1.5 बिलियन में बिका है। तो अगर ऐसे 10-15 रोड प्रोजेक्ट्स भी बिक जाता है तो शायद हम जो 50,000-60,000 करोड़ का जो टारगेट है उस पर आ सकते हैं। बट एक और चीज़ आपको गौर करना चाहिए कि पहले ये टारगेट 70,000 था, 70-75,000 था, तो उसको अभी घटाते अभी हम 60,000 तक पहुंचे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि टारगेट घटाया जाए और इसलिए हम टारगेट को मीट कर लें। तो मेरा विश लिस्ट में ये है कि टारगेट को बढ़ाया जाए और टारगेट को हम अचीव करें, क्योंकि काफ़ी सारे जो ऐसे एसेट्स हैं जो सरकार के पास है वो सरकार के साथ रहने का कोई मतलब है नहीं, उसको प्राइवेट सेक्टर में दे देना चाहिए। सरकार को सरकार चलाना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस चलाना। थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए और इतनी इंसाइटफुल और थॉटफुल जानकारियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू भावना जी। सो डॉक्टर जयजीत भट्टाचार्य जी को आपने सुना है, इकोनॉमी के सामने क्या कुछ चैलेंजेस हैं वो हमने अभी समझे हैं। गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बजट में क्या कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो की जा सकती हैं जिससे हमारी जीडीपी और इकोनॉमी को रफ्तार मिले, वो भी आपने सुनी है। आपके क्या कुछ व्यूज़ हैं, आपकी बजट से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं और बजट का पूरा एनालिसिस आप हमारे साथ जानना चाहते हैं, बजट डे पे या बजट से पहले आप हर इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस जानना चाहते हैं, क्या कुछ पॉसिबल अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, तो आप गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।